रामसुंदर मित्र के 5 बेटे के बाद एक ही लड़की थी, निरुपमा। इसलिए रामसुंदर ने उसको बहुत ही लाड प्यार से पाला था। निरुपमा की अभी शादी की उम्र हो गई है। रामसुंदर अपने बेटे के लिए लड़का ढूंढ रहा है, लेकिन सही लड़का नहीं मिल पा रहा। फिर जाकर उन्हें जमींदार राय बहादुर के इकलौते बेटे के बारे में पता चला। लेकिन लड़के वाले 10,000 रुपए और दहेज में बहुत कुछ मांग रहे थे। रामसुंदर बिना कुछ सोचे समझे ही राजी हो गया। वो ऐसे लड़के को जाने नहीं देना चाहता था। लेकिन शादी के दिन तक रामसुंदर पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया और इसलिए शादी में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ। एक बार शादी हो जाए फिर मैं सारे पैसे दे दूंगा। जब तक पैसे नहीं मिलते दूल्हा शादी नहीं करेगा। इस घटना के बाद शादी के माहौल में सन्नाटा छा गया। जिसके लिए ये सब हो रहा था वो अच्छे से सज धज कर गहने पहनकर बैठी थी। अपने होने वाले ससुराल को लेकर उसके मन में कई गलत ख्याल आने लगे। फिर अचानक से एक बात हुई। दूल्हा शादी के मंडप से उठ गया। वो अपने पिता के बात से सहमत नहीं था। इन सब बातों से मुझे कुछ भी नहीं मतलब। शादी करने आया हूँ, शादी करके ही जाऊंगा। हाँ, देख रहे हो तुम आजकल के लड़के कैसे बात करते हैं। अपने ही बेटे के आचरण को देखकर राय बहादुर का मुंह खुला का खुला रह गया। वो एकटक उसे देखते रह गए। ना चाहते हुए भी ये शादी पूरी हो गई। लड़की जब ससुराल जा रही थी तब रामसुंदर उसे देखकर रो पड़े। तब निरुपमा ने कहा, वो लोग क्या मुझे आने नहीं देंगे बाबा? क्यों नहीं आने देंगे बेटी, मैं तुम्हें ले आऊंगा। रामसुंदर कभी-कभी अपनी बेटी से मिलने जाता था, लेकिन उसके ससुराल में उसकी कोई इज्जत नहीं करता था। नौकर भी उसका तमाशा बनाते थे। घर के बाहर के कमरे में दोनों 5 मिनट के लिए मिलते थे। कभी-कभी वो भी नहीं हो पाता था। ससुराल में निरुपमा को बहुत ही बातें सुनाई जाती थी। वो हर रोज अपने बाबा के लिए गंदी-गंदी बातें सुनकर रोती थी। खासकर उसकी सास उसे बहुत डांटती थी। इसी तरह उसका दिन गुजर रहा था। अगर कोई निरुपमा को देखकर बोलता, वाह बहुत तो बहुत सुंदर है, देखकर ही मन खुश हो जाता होगा। ये और सुंदर है, जितने गरीब घर से है और उतना ही तेवर है। आहा, ऐसे क्यों बोल रही हैं? कितनी तो सुंदर है ये, पर चेहरा पता नहीं क्यों मुरझाया मुरझाया है। आप इसकी देखभाल नहीं करती क्या? जितना मिला उतना काफी है। अगर बाप ने भी पूरे पैसे दिए होते तो यहाँ बेटी को भी पूरा प्यार मिलता। ससुराल में सब लोग ऐसी बातें करते थे जैसे इस घर पर निरुपमा का कोई हक ही नहीं है। इस तरह निरुपमा की इस हालत की खबर रामसुंदर को बाहर वालों से पता चलती है। इसलिए रामसुंदर ने सोचा, इस घर को बेचने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। लेकिन लड़कों का क्या होगा? मैं इस घर को बेच रहा हूँ, ये बात उनको नहीं बताऊंगा। घर को बेचकर उस पे ही किराया देकर रहेंगे। मेरे मरने से पहले लड़कों को भी ये बात पता नहीं चलेगी। इस तरह रामसुंदर घर को बेचने के लिए खरीदार ढूंढ रहा था। लेकिन उनके बेटों को भी इस बात की खबर मिल गई और सभी बेटे उनके सामने आकर रोने लगे। तब घर बेचना और नहीं हो पाया। उसके बाद रामसुंदर थोड़ा थोड़ा करके बहुत ब्याज के साथ लोगों से पैसे उधार लेने लगा। कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि घर चलाने के भी पैसे नहीं रहे। रामसुंदर को देखकर निरुपमा सारी बात समझ गई। उसके पिता के चेहरे पर साफ साफ लिखा हुआ था सब कुछ। बहुत दिनों के बाद अपनी लड़की को सामने देखकर रामसुंदर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर निरुपमा कुछ दिन अपने मायके जाने की बात सोचती है और यही सोचकर वो अपने पिता से कहती है, बाबा मुझे एक बार घर ले चलिए। लेकिन रामसुंदर कुछ नहीं कर सकता था। अपनी लड़की के ऊपर
पिता का जो हक होता है वो शायद उसने दहेज के दबाव में आकर खो दिया था। यहाँ तक कि लड़की को देखने के लिए भी उसे भीख मांगनी पड़ती थी। पर अगर लड़की अपने घर आना चाहती है तो पिता को तो उसे लाना ही पड़ेगा। इसलिए लोगों की तीखी बातें, जलालत सहकर भी वो 3000 रुपए उधार लेकर समधी के पास जाता है। पहले तो इधर उधर की बातें करता है और फिर बातों ही बातों में कहता है, समधी जी, वो पैसे जो बाकी थे मैंने सोचा कि आज लेके आऊं। हाँ, जाता हूँ, मैं ले आता हूँ। लेकिन वो मुझे याद ही नहीं रहता। अब उम्र हो गई है ना। रहने दीजिए, इन पैसों से मुझे कुछ भी नहीं आने वाला है। ऐसे ही मैं अपने हाथ को गंदा नहीं कर सकता, मुझे कोई भी शौक नहीं है। समधी जी, लड़की की शादी हुए काफी दिन हो गए हैं। अगर 1-2 दिन के लिए उसे मायके जाने की अनुमति दे देते तो। नहीं, वो सब तो अभी नहीं होगा। मैं जब तक सारे के सारे पैसे देकर अपनी लड़की के ऊपर हक वापस अदा नहीं करता, तब तक मैं उसके ससुराल नहीं जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए। राम सुंदर अपनी बेटी के ससुराल नहीं गया। निरुपमा अपने घर खबर भिजवाती है, लेकिन तब भी वो नहीं आता। आखिर में दुखी होकर निरुपमा ने भी लोगों को भेजना बंद कर दिया। इस बात से राम सुंदर बहुत दुखी हुआ, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी से मिलने नहीं गया। ऐसे देखते देखते अक्टूबर आ गया। राम सुंदर ने मन में कहा, अब की पूजा के वक्त बेटी को जरूर घर पे लाऊंगा, नहीं तो मैं मरने तक उसके घर नहीं जाऊंगा। दादू दादू, आप मेरे लिए खिलौना लेने जा रहे हो? कंधे पर अपनी ऐसी गरीबी का बोझ लेकर राम सुंदर बहुत दिनों के बाद अपने समधी के घर गया। आज उसे झुकने की जरूरत नहीं थी। आज तो नौकर भी उसे सर ऊंचा करके देख रहे थे, जैसे कि वो उसका खुद का घर हो। जैसे ही वो अंदर गया तो पता चला राय बहादुर घर पर नहीं है। उसे कुछ देर इंतजार करना पड़ा। दिल ही दिल में खुशियां लेकर वो अपनी बेटी को देखने गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। पिता भी रोए और बेटी भी रोई। दोनों में से कोई भी बात नहीं कर पाए। कुछ देर ऐसे ही बीत गया। फिर राम सुंदर ने कहा, इस बार तुझे ले जाऊंगा और कोई झमेला नहीं है। बाबा, आपने हमें ऐसे बेघर कर दिया। तुम लोगों के लिए मैं क्या नरक में जाऊं? मुझे भी अपना वादा रखने दो। दादू, आपने मुझे खिलौना नहीं खरीद दिया। बुआ, आप मुझे एक गाड़ी खरीद देंगी? बाबा, अगर अब आपने मेरे ससुराल में 1 भी रुपया दिया तो उसके बाद आप मुझे फिर कभी नहीं देख पाएंगे। ये मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ। छी बेटी, ऐसी बात मत बोल। अगर मैंने ये पैसे नहीं दिए तो मेरा भी अपमान होगा और तेरा भी होगा। पैसा देने से ही क्या सम्मान होगा? आपकी बेटी का कोई सम्मान नहीं है। मैं क्या सिर्फ पैसों से तौली जाती हूँ? जब तक पैसा है तब तक मेरा सम्मान रहेगा। नहीं बाबा, इन पैसों से आप मेरा अपमान मत कीजिए। और वैसे भी मेरे पति को तो ये पैसे नहीं चाहिए। फिर वो लोग तुम्हें ले जाने नहीं देंगे बेटा। अगर नहीं ले जाने देंगे तो क्या हुआ? आप भी मुझे ले जाने की जिद छोड़ दीजिए। राम सुंदर पैसे देने आया था, लेकिन लड़की के मना करने के बाद पैसे बिना दिए ही वो चला गया। और ये बात उसकी सास को पता चली। एक नौकरानी ने निरुपमा की सास को सब बता दिया। इस बात को जानने के बाद वो बहुत गुस्सा हुई। निरुपमा के ऊपर और जुल्म बढ़ गया। शादी के कुछ दिनों के बाद ही निरुपमा के पति डिप्यूटी मजिस्ट्रेट होकर कहीं दूर चले गए। अब तो मायके के लोगों से भी उसका मिलना जुलना पूरी तरह बंद हो गया था। कुछ दिन के बाद निरुपमा बहुत बीमार हो गई।
पर इसमें उसकी सास की वैसे तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन सास को उसका बीमार होना भी पसंद नहीं था। अगर वो बीमारी की वजह से खा पी नहीं सकती थी तो उसकी सास कहती थी, बड़ी घर की बेटी है ना, इसलिए गरीब घर का खाना इससे हजम नहीं हो पा रहा। देखो तो जरा, दिन पर दिन कैसे पतली होती जा रही है, बिल्कुल काठ की तरह। बाबा को और अपने भाई को एक बार देखना चाहती हूँ माँ। सब समझ रही हूँ मैं, ये सब तुम्हारे मायके जाने का नाटक है। इस तरह कुछ दिन बीत गए। जिस शाम निरुपमा की आखिरी सांस चल रही थी, उस दिन पहली बार डॉक्टर साहब आए थे और उन्होंने ही ये बात सबको बताई। घर की बड़ी बहू का देहांत हुआ था, इसलिए बहुत ही धूमधाम से उसकी विदाई की गई। ऐसे चंदन की लकड़ी की चिता गांव में कभी किसी ने नहीं देखी थी। इस तरह 1000 लोगों को खिलाकर अंतिम संस्कार राय बहादुर ही कर सकते थे और इसमें उनका कुछ उधार भी हो गया था। मैं यहाँ पे सारा बंदोबस्त कर चुका हूँ, इसीलिए मेरी पत्नी को यहाँ पे जल्दी से जल्दी भेजने का बंदोबस्त कीजिए। बेटा, तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की देख कर रखी है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके छुट्टी लेकर यहाँ आ जाओ। इस बार 20,000 रुपए दहेज मिलेंगे।